हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर बालागंज, और बालागंज की बहुत ही फेमस कोचिंग है अवध एकेडमी। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है, कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। और इस कोचिंग के फाउंडर मिस्टर मोनिश मौर्य सर आज हमारे साथ हैं, और आज हम सर से कुछ बातचीत करेंगे उनके लाइफ के ऊपर, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, और शिक्षा का क्या महत्व है उनके अकॉर्डिंग। इस तरीके की कुछ चीज़ें पर हम लोग बातचीत करेंगे, और जो भी सर बातचीत होगी वो एजुकेशन ओरिएंटेड या स्टूडेंट ओरिएंटेड ही बात होगी। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं मोनिश मौर्य। मैं पिछले 10 साल से अवध एकेडमी चला रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य है बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और गवर्नमेंट जॉब दिलाना। तो सर शुरू से शुरुआत करते थोड़ा सा, मतलब जो हमारे व्यूवर होंगे उनको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता होगा क्योंकि स्टूडेंट है। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा जो आपकी जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड कैसा क्या रहा और कहाँ से बिलोंग करते सर? मैं मलिहाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैं किसान परिवार से हूँ, सामान्य किसान परिवार से। मेरे पिताजी किसानी करते हैं, और मैं बहुत ही गरीबी स्तर से आया हूँ। और मैं इसलिए चाहता हूँ हर समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी स्तर से हो, वो शिक्षा को अच्छे से पास करे और गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना पूरा कर सके। अच्छा, तो मतलब आपका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं बच्चों की ड्रीम से जुड़ा हुआ है। मतलब हर बच्चा कहीं ना कहीं अगर कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो एक सपना लेकर के जाता है कि हमारी भी जॉब लगे, या IAS PCS UPSC में सेलेक्ट हो। क्योंकि मैं यहाँ पे फोटो पे देख रहा हूँ, आपने काफी सारे लगा रखे हो, तो ये सारे बच्चे सर यहीं से निकले हुए? जी, ये आधे फोटो भी नहीं है। अच्छा। ये फोटो मोस्टली उन बच्चों के हैं जो सिलेक्शन पाने के बाद हमें बताते हैं या मिठाई खाने आते हैं। अच्छा। जो हमें बताता नहीं, उसका फोटो में नहीं लगाता। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे बहुत है, लेकिन जी हाँ, अगर सिलेक्शन के रेट की बात किया जाए तो लखनऊ में सिलेक्शन रेट मेरा लगभग काफ़ी बेहतर है। बहुत सी कोचिंग के पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं। रेशियो तुलना में मेरा सिलेक्शन रेट अच्छा है। जिस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं होता या मेरे यहाँ से बच्चा नहीं होता, तो मैं मान पाता हूँ कि शायद ही लखनऊ में किसी कोचिंग का वहाँ से सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब दायरा काफ़ी अपना बड़ा कर रखा है। और सर मैं थोड़ा आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि एजुकेशन कैसे क्या है? मेरा एजुकेशन, मैं 9th तक तो करीब यहीं लखनऊ, मैं क्लास 8 तक अपने मलिहाबाद में एजुकेशन किया। उसके बाद 9th से मैं लखनऊ आया, और मेरा लखनऊ आने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। शुरुआत में मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं बस से आता था। बस में आते समय मुझे करीब 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में समय बर्बाद होता था। मैंने इंटर कॉलेज, मतलब हाई स्कूल और इंटर पूरा यहाँ से किया, ग्रेजुएशन कॉलेज से, फिर जुबली से इंटर किया है। ग्रेजुएशन मैंने कालीचरण PG कॉलेज से किया है। PG भी मैंने वहीं से किया, कालीचरण से। अच्छा। LU। तो जैसे सर पढ़ाई जब बच्चे की खत्म हो जाती है तो उसका एक ड्रीम बन जाता है कि हमें लाइफ में ये चीज़ करना है। तो जैसे सर आप टीचिंग लाइन में आए, तो ये आपका कोई शौक था या फिर आपका एक पहले से गोल सेट था कि मुझे टीचर बनना? नहीं, टीचर बनना कोई शौक नहीं होता है। हर व्यक्ति कभी कुछ सोच के प्लानिंग करके नहीं आता। मेरा पहले से एक शौक था कि गवर्नमेंट जॉब करूं, क्योंकि समाज की एक सोच रहती है गवर्नमेंट जॉब इंसान को संतुष्टि रहती है। लेकिन मैंने कई सारे एग्ज़ाम पास किए, नौकरी पाई, लेकिन फिर मैंने पढ़ते या नौकरी जब पाया तो मुझे लगा कि नौकरी मेरे हिसाब से नहीं है। फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे नौकरी का शौक दिमाग से हट गया। अब मेरे अंदर शौक ये था कि समाज में ये जो होड़ है प्राइवेट नौकरी या करियर को लेकर के, तो होड़ ख़त्म कर पाऊँ। इसके लिए मैं जब खुद तैयारी कर रहा था, मैंने अलीगंज में तैयारी किया। बड़ी कोचिंग थी, वहाँ का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। और उसके बाद मैं जब अलीगंज तैयारी करने के जाता था, मलिहाबाद से बस से आता था चौक से ऑटो पकड़ता था, जाता था IT चौराहा, IT से फिर जाता था अलीगंज। 3 बार साधन मिलता था, और एक दिन का औसत खर्चा उस समय करीब 50 रुपये लगता था। आज तो उससे करीब 100 रुपये। ठीक है। तो मैं चाहता था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो इतनी दूर तक नहीं सफ़र कर सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पाए, तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चों को सुविधा दे पाऊँ, इसलिए मैंने इस एरिया में कोचिंग डाली। और मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए भी सुना है कि क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, अब क्या होगा, ग्रेजुएशन हो गया है, PG हो गया, अब क्या होगा, नौकरी अगर नसीब हुआ तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल रखी कहाँ है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि नौकरी दुर्लभ तो जरूर है, लेकिन अगर व्यक्ति सही दिशा में और अच्छे मार्गदर्शन में मेहनत करे तो नौकरी नामुमकिन नहीं है। हर आम व्यक्ति नौकरी पा सकता है, बशर्ते वो संघर्षपूर्ण मेहनत करे और ईमानदारी पूर्ण मेहनत करे। केवल ख्वाब न देखे मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, मेहनत भी करे, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। केवल सपना देखेंगे तो कुछ नहीं होगा।
सही बात, वो तो ख्याली पुलाव है। मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा, एक कहावत है बुजुर्गों की हमारे, हालांकि वो पढ़ाई से नहीं, निरंकारी भगवान के लिए है। वहाँ पे कहा गया है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बाकुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया या कुछ पाना चाहा तो देर सवेर वो चीज़ उसको मिल गई। बहुत से लोग असफलता के डर से कुछ पा ही नहीं पाते हैं, घर से निकलते ही नहीं हैं। उनको डर होता है कि मैं असफल ना हो जाऊँ, अरे गवर्नमेंट जॉब में बड़ी भीड़ है, मुझे कहाँ मिलेगा, या गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारी कोचिंग से सैकड़ों बच्चे नौकरी पाए हैं और बड़ी विपरीत स्थिति से वो लोग नौकरी पाए हैं। ऐसा नहीं वो लोग बड़े अच्छे से, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग से आए थे, उनके माता पिता मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे थे, कम संसाधन में उन्होंने मेहनत किया और कई नौकरी हासिल किया। एक बच्चे का मैं नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम बनवारी मौर्य, और वो लड़का, मैं अक्सर उसका नाम लेते रहता हूँ। उस बच्चे ने 7 से 8 नौकरी पाई हमारी कोचिंग से। लास्ट अंततः मुझे उसको डांटना पड़ा, हमने कहा खबरदार जो आपको क्लर्क लेवल का फॉर्म डाल दिया, मतलब लगातार 1 साल में 8 नौकरी। बहुत से लोग युवा कहते हैं आजकल के ज़माने में नौकरी नहीं, तो अभी साल से 2 साल पहले ही बात कर रहा हूँ, उस बच्चे ने 8 नौकरी पाई और 7 नौकरी छोड़ी। तो ऐसे लोग समाज के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं कि बहुत लोग घर से निकलते नहीं हैं या उनका कहना है कि नौकरी नहीं है। तो अगर आप आज भी मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका लेवल नहीं होगा। अगर लेवल नहीं है तो फिर कुछ नौकरी तो क्या, चपरासी भी छोटी नौकरी भी नहीं पाता, और लेवल बन गया तो पीछे से IAS भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब जैसे कि आपने अपने गोल के हिसाब से, मतलब अपने गोल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि व्यक्ति को सही बातें, इवन नौकरी हो या दुनिया को कोई भी काम हो, अगर उसको चाहिए तो घर से तो निकलना पड़ेगा। अगर जैसे आपने बताया सिर्फ ख्याली पुलाव रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक टाइम याद है सर, मैं पहले भी आपसे जब मिलने आया था तो एक किस्सा हुआ था, एक वाक्य आपने मुझे बताया था। बस शुरुआती दौर था आपका, तो आपने बोला था कि पिताजी ने आपके बोला हुआ था कि तेरे पास 2 साल है और जो करना उसमें कर लो, नहीं तो कोचिंग को आग लगा देंगे। तो वो सर किस्सा क्या था? बात तो ये है कि जब मैंने कोचिंग खोला, मैंने 2011 से खुद की कोचिंग चला रहा हूँ। शुरुआती समय मैंने काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष इतना जटिल था कि मैं परिवार को कभी जताया नहीं कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। शुरुआत के 3 साल यकीन मानिएगा मैं कोचिंग से कुछ नहीं कमा पाया। एक समय ऐसा है कि जमा पूंजी भी मेरी ख़त्म हो गई थी और मुझे कोचिंग का प्रतिदिन सर्वाइव करना दिक्कत कर रहा था। लगता था कि अगला दिन कैसा होगा, और मैं सोचता था कि कोचिंग मेरी घाटे में चल रही है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बच्चों का अहित ना करे और मेरी कोचिंग को ऐसे ही निःशुल्क ले ले, मैं पैसा 1 रुपये न लूँगा, दे दूँगा। लेकिन डूबती हुई नाव को कौन सवारी करना चाहेगा? कोई नहीं सवारी करना चाहेगा। उसी बीच मेरे घर वालों को एहसास हुआ कि मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ और घर वालों की मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी। तो उन्होंने मुझसे अल्टीमेटम दिया, खासतौर से भैया और पापा दोनों ने, कि गवर्नमेंट जॉब में चाहता था आप पाइए, आप कोचिंग के इस जंजाल में पड़े हुए हो और काफ़ी परेशान रहते हो। मतलब माता पिता कुछ और चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास साल भर का समय है, इस साल भर में कोचिंग चला पाओ तो चलाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं, बंद करो और जो पैसा लगे हमसे लो, पढ़ाई करो। लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ना खुद नहीं था, मैं सैकड़ों बच्चों को नौकरी देना चाहता था। ठीक है, नौकरी पा करके मैं खुद तो अब शायद परिवार का जिम्मेदारी निभा लेता, लेकिन मैं चाहता था समाज के अदर वर्ग भी जो दूर दराज जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो लोग तैयारी करें। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र में ही कोचिंग डालने का चुनाव किया और ईश्वर की कृपा था, धीरे धीरे संघर्ष खत्म हुआ। आज कोचिंग बेहतरीन कंडीशन में। आज जब मैं पुराने दिन याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर मैं उस समय कोचिंग बंद कर दिया होता, शायद ज़िंदगी भर मन में मलाल रहता कि मैंने कोई काम किया था, उसमें असफल रहा था, ज़िंदगी भर अपने आप में कुंठित होता। आज जब पीछे के दौर को मैं देखता हूँ तो बड़ा सुकून अनुभव करता हूँ, और जब कोचिंग के सिलेक्शंस में देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, मेरा कुछ उपलब्धि, मैंने जो त्याग किया काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये जो सर पूरा प्रोसेस रहा, मतलब फर्स्ट से अर्थ तक का कितना टाइम लगे सर इसका? समय तो काफ़ी लग गया, करीब 10 साल का लंबा सफ़र है ये। और 10 साल में शुरुआत के 3 साल काफ़ी संघर्षपूर्ण रहे। तो कई बार तो मुझे लगता था, आपको मैं बता भी चुका हूँ पहले, मैंने एक मूवी देखी थी धूम 3। और धूम 3 की जब मैं मूवी देखने गया, उसमें नंबरिंग में जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग था कि मेरी नाव इस मुकाम पे है कि ना तो डूब रही है ना तो पार लग रही है। भगवान मेरी नाव को या तो पूर्णतः डुबो दो या तो उसको किनारे लगा दो। जब मैंने वो डायलॉग सुना था तो मुझे लगा वो मेरे लिए बना हुआ है, क्योंकि
मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी कोचिंग उस समय इसी हालत में थी। मुझे प्रतिदिन का संघर्ष करना पड़ता था कि टीचर पेमेंट कैसे आएगा, बिल्डिंग का रेंट कैसे आएगा और सारी चीज़ें कैसे आएंगी। तो मैं सोचा था भगवान या तो कोचिंग की कंडीशन ऐसी कर दें कि मुझे इतना बेसिक टेंशन ना हो, या तो ये कोचिंग पूर्णतः ख़त्म हो जाए या व्यवस्थित चलने लगे। लेकिन वही होता है, अगर आप नेकी पे चल रहे हैं तो कभी ना कभी अच्छे दिन आते हैं, बच्चों की दुआएं रहती हैं, आज सब कुछ बेहतर है। अच्छा, तो जैसे सर आपने जो बताया कि 10 साल आपको लगे, तो शुरुआत आपने अकेले की थी या शुरुआत में आपके साथ कुछ लोग थे कि मतलब टीचर्स वगैरह? अब मैंने कभी अकेले शुरुआत नहीं किया। एक्चुअली मेरा एक मित्र था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उसकी कोचिंग करती थी। अच्छा। उन्हीं से मैंने प्रेरित हुआ। वो सम्मान देख करके मुझे लगा कि मुझे भी कोचिंग डालना चाहिए, इसमें सम्मान है, साथ में पैसा भी है। अच्छा। और अगर मैं नौकरी पाया तो अकेले मैं नौकरी पाऊँगा, अगर मैं नौकरी देने लायक हो गया तो सैकड़ों बच्चे मेरे अंदर नौकरी पाएंगे जो जिनका गौरव मुझे मिलेगा। जैसे मैं कहने पे गौरवान्वित महसूस करूँगा कि मेरे 50 बच्चे दरोगा बने, कांस्टेबल बने, बैंक पीओ बने या पीसीएस बने, सरकारी बने, क्लर्क बने। तो नौकरी पाता तो मैं स्वयं पाता, लेकिन सैकड़ों बच्चे नौकरी पा गए तो कहीं ना कहीं उनको मैं अपने नीचे पाता हूँ तो सुकून महसूस करता हूँ। मतलब एक गर्व की अनुभूति होती है कि भाई जब वो कहीं पे भी जाते होंगे तो बोलते होंगे हाँ भाई मैं इस अकेडमी से बिल्कुल निकला हूँ। अच्छा लगता है, बच्चा वर्दी में आता है और पैर छूता है, उस समय अनुभव ये होता है कोई भी कितना भी करोड़पति हो शायद वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है जब हमारा सेलेक्टेड बच्चा आके पैर छूता है और नमस्कार करता है, सीना चौड़ा हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आज बच्चा देखिए, हालांकि बच्चा संघर्ष खुद किया लेकिन वो सम्मान दे रहा है। क्यों? डायरेक्ट उसने कोचिंग के से इतना संघर्ष किया और मेहनत किया, नौकरी पाया और कोचिंग के प्रति दृढ़ संकल्प है आदमी। मैंने जब कोचिंग शुरुआत में डाला था तो कोचिंग बहुत अच्छी नहीं थी और मैंने जिस दोस्त की बात किया उसी कोचिंग के नाम से मैंने डाला, लेकिन कुछ समय बाद मनमुटाव हुआ। मैंने पार्टनरशिप में शुरुआत में कोचिंग डाली थी, जैसे अभी आपने पूछा, मनमुटाव हुआ। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप का दिमाग से भूत हटा दिया। मैंने सोचा कि कोचिंग अकेले रह के चलाऊँगा। मैंने कोचिंग डालने के जब विचार किया तो बहुत से लोगों से मैंने कोचिंग का नाम सुझाव मांगा कि कोचिंग का नाम क्या रखा जाए। तो बहुत से लोगों ने बोला कि साहब मौर्य सर कोचिंग नाम डाल दीजिए। वो लोग बोले कि साहब अपने किसी समाज के महापुरुष के नाम पे कोचिंग डाल दीजिए, साहब क्षेत्र के नाम पे कोचिंग डाल दीजिए। लेकिन मेरे समझ से सब गलत था। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर हो, कुछ बड़ा नाम हो। और मैं बहुत लोगों से सलाह लिया लेकिन कोई सलाह नहीं पूरा कर पाया। लेकिन एक बार मैं आ रहा था तो मुझे अचानक एक बोर्ड दिखा। बोर्ड जैसे मैंने देखा मुझे लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है, मुझे मेरी कोचिंग का नाम मिल गया है। वो बोर्ड था अवध। अवध का जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। अवध एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें बहुत सारा शहर आ जाते हैं, तो क्यों ना कि इसका नाम रखा जाए। तो मैंने अवध नाम रखा और सपना है भविष्य में अवध नाम से बहुत सारी चीज़ें हों। जैसे अभी अवध एकेडमिक कोचिंग है, भविष्य में अवध कॉलेज हो, अवध डिग्री कॉलेज हो, अवध नाम से और भी चीज़ें हों। तो अवध को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आपका सपना अभी यहाँ पे खत्म नहीं, नहीं और काफ़ी दूरी ये नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी चाहेंगे कि चलता रहे चला, और अभी एक ब्रांच है, भविष्य में अब चाहूँगा और भी ब्रांच हों, हज़ारों बच्चों को। नहीं, हमारी भी सर यही कामना है कि आप ब्रांच ऐसे बनाते जाए और हम आपका इंटरव्यू लेते जाए। और जैसे सर ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में रही, इतने सारे चैलेंजेस रहे, तो इसको सर आपने किस वे में लिया? मतलब पॉजिटिव वे में लिया या एक कहते हैं कि आपका मतलब एटीट्यूड कैसा रहा इन सब चीज़ों में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही? तो मतलब एक चीज़ सर ये होती है ना कि जब व्यक्ति का प्रॉब्लम आती है तो उसके पास मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, नेगेटिव चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो उसको लड़ने के लिए हिम्मत भी आती है। क्योंकि कोचिंग डालने का निर्णय मेरा स्वयं का था। मुझे मेरे परिवार ने कभी प्रेरित नहीं किया कि आप कोचिंग डालो। जब व्यक्ति का खुद का कोई निर्णय होता है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहता। तो मैंने कोचिंग डालने का निर्णय मेरा स्वयं का था, तो मैं इससे कभी पीछे नहीं हटा। हालांकि हाँ, कभी कभी मन में मुझे पश्चाताप हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं किस बला को ले लिया हूँ सिर पे। मैं दिन रात पढ़ा भी रहा हूँ, उसके बाद भी मैं कर्जे पे हूँ, नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे लगता था गलत ट्रैक है, गलत बयाना है, मुझे कुछ और है। लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, देर सवेर उसका प्रतिफल मिला और आज सब कुछ बेहतर है। और जैसे सर आपने इतनी सारी बातें बताई, तो मैं थोड़ा बच्चों से लेकर के भी एक सवाल पूछूंगा कि जो शिक्षा है समाज में सर, उसको आप किस तरीके से लेते हैं या शिक्षा का क्या योगदान है बच्चे के जीवन में?
देखिए, बच्चा हो, शिक्षा एक ऐसा पहलू है कि शिक्षा इंसान को सही तरीके से जीना सिखा देता है। अक्सर लोगों का उद्देश्य होता है कि शिक्षा से हम केवल नौकरी पा लें, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है एक बेहतर जीवन शैली, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर व्यवस्थित होगा। एक अनपढ़ व्यक्ति भले वो पैसा कमा ले लेकिन व्यवस्थित नहीं हो सकता, और शिक्षित व्यक्ति भले वो मजदूरी करे, ठेला लगाए, लेकिन उसका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा व्यवस्थित होता है। लेकिन शिक्षा इंसान को एक व्यवस्थित कर देती है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो समाज से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीजिए और दहाड़िए। आपकी दहाड़ केवल देश ही नहीं विदेश तक जाने वाली है। आप किसी भी समाज से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, और आपके अंदर शिक्षा रूपी दूध है तो आपकी दहाड़ हर व्यक्ति सुनने को तत्पर रहेगा। मतलब बहुत सही बात आपने कही। और मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं नौकरी पानी है या कोई धंधा करना है। मतलब जैसे आपने बताया जीने का सलीका सिखाता है, समाज में उठने बैठने लायक बना देता है। तो शिक्षा कहने के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में सर एक सवाल मैं और करूँगा, क्योंकि टाइम सर आपने बहुत कीमती दिया हुआ है और हमें पता है कि सर आपके और भी बच्चे लगे हुए हैं। तो लास्ट में सर एक सवाल मैं पूछूंगा और मेजोरिटी में पूछता हूँ सबसे, क्योंकि ये एडवाइस रहती है यूथ के लिए कि सर आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो 16, 17, 18, 19 साल के हैं और लाइफ में? मेरे यूथ को लेकर के एक एडवाइस है, क्योंकि हम भी कभी बचपन में रहे, तो यूथ की एक सोच होती है, वो समय समय पर समाज के प्रति बदलती आती है और उसके साथ ही साथ सपने बदलता जाता है। ये जो छोटा बच्चा होता है, खिलौने के रूप में उसको बंदूक मिलती है, तो उसका सपना होता है कि मैं बड़ा होकर के पुलिस जाऊंगा, आर्मी जाऊंगा। लेकिन जब थोड़ा बड़ा और बड़ा हो जाता है तो देखता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो कहता नहीं बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। थोड़ा और बड़ा होता है, जब पढ़ाई करता है तो देखता है कि समाज में तो बड़ी भीड़ है, नौकरी के लिए मारा मारी है। फिर कहता है वो सारे सपने छोड़ करके मैं नौकरी पाऊंगा, नौकरी किसी भी लेवल की। एक समय ऐसा आता है वो सारे सपने तोड़ देता है, वो जीवन संघर्ष में प्रेरित रहता है और वो कहता है कुछ हो मिल जाए, संतुष्ट होता है। लेकिन मेरा उन यूथ से कहना ये है कि आप जो भी बचपन से सपना देखें उसके लिए दृढ़ संकल्प रहें, और सपना हमेशा अपनी क्षमता और आसपास के पर्यावरण को देख के दीजिए। जैसे कि आप IAS बनना चाहते हैं, लेकिन आपका परिवार आपको इतना छूट नहीं देता कि साल, 2 साल, 3 साल का समय दे पाएँ। परिवार या समाज कहता है कि साहब आप जा रहे हैं, फलाने एक लड़का तो 3 महीने में नौकरी पा गया, तो आप क्यों नहीं पा पाए? मैं इसलिए यूथ से कहना चाहूँगा, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, उसी हिसाब से गोल रखें और जिस भी लक्ष्य को रखें उसके लिए समर्पित होकर मेहनत करें। और समर्पित भाव से आप मेहनत करेंगे और अच्छा गुरु चुन लिया तो सफलता पाने में दिक्कत नहीं। गुरु का जी। तो मतलब जैसे आपने चीज़ें बताई, इसमें गुरु आपने बोला और दृढ़ संकल्प शब्द का इस्तेमाल किया। और एक चीज़ सर मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि उम्र के साथ साथ बच्चे के ड्रीम बदलते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए लेकिन सबके जवाब अलग अलग ही आते हैं, और आपका जवाब मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में नोटिस किया। जैसे हम भी जब छोटे थे गाड़ी मिल गई तो अच्छा आप बड़े होकर बाइक राइडर बनेंगे, या कॉलेज में पहुंचे किसी टीचर को अच्छा देख लिया, अच्छा इनके जैसा बन जाएंगे, या जब इस लाइन में है कोई स्पीकर को देखते हैं तो मन करता है इनके जैसा बन जाए। तो एकदम अगर फिक्स हम लोग गोल रखें कि भाई हमने एक चीज़ जो डिसाइड कर ली वही करना है, तो शायद हम उस गोल तक सर जल्दी भी पहुंच जाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे तो भटकते रहेंगे। जैसे आपने बोला कि एक टाइम आता है व्यक्ति कहता है कि अरे जो मतलब कुछ भी मिल जाए, तो फिर कुछ भी मिल जाए। और इस स्थिति में तो ये होता है ना कि भगवान सुनता है, जब बोला कुछ भी मिल जाए तो उसको ठेला लगवा दो। यहाँ पे हम समाज में कुछ विशेष वर्ग की मैं बात करूँगा। जैसे कि आप देखते हुए समाज में नेता का बेटा ज़्यादातर नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा ज़्यादातर डॉक्टर बनता है, पुलिस का बेटा ज़्यादातर पुलिस बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो बचपन से ही अपने माँ बाप को आइडल मानता हुआ देख रहा है, बचपन से उनकी जीवन शैली, और जानता है उस वैल्यू या उस प्रोफेशन में कितना सम्मान है, कितना पैसा है, इसलिए वो बचपन से उस गोल को निर्धारित कर लेता है। इसलिए अंततः उसको गोल मिल जाता है। नेता का बेटा नेता बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन किसान या श्रमिक का बच्चा वो कोई गोल निर्धारित ही नहीं कर पाता, क्योंकि वह बचपन से ही अपने पिता अर्थात किसान का बेटा है तो किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसान में बड़ा संघर्ष है। इसलिए वो समय समय पर अपना गोल बदलता रहता है और कई बार वो गोल पा भी नहीं पाता है। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में, मैं पहले से बता देता हूँ, लखनऊ में बस से आता था, संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक बार मैं बस से आ रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा सा बैग ला देता था, अपनी उम्र से ज़्यादा बैग लाता था।
मैंने उसको देखा, दया आई। मैंने पूछा, बेटा बहुत भारी बैग है, बड़े होकर क्या बनोगे? तो जो उसका जवाब था सुन के बड़ी हंसी आई हमको। तो सुन के हंसी, उसका जवाब था, बड़े होके मैं बनूंगा दूल्हा। अच्छा। तो मैंने सोचा दूल्हा? बोले हाँ, मेरे पिताजी दूध का काम करते हैं, मैं भी दूध का ही काम करूँगा। तो मैंने उसको डांटा, समझाया कि बेटा अगर दूल्हा बनना है, दूध का काम करना है, तो फिर पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं। केवल मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, हर बच्चे के लिए माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। माँ बाप जो भी प्रोफेशन करते हैं, जैसा बोलते हैं, बच्चा वैसा ही करना चाहता है। तो उस बच्चे की नज़र में शायद उसका पिता रोल मॉडल था, इसलिए वो पिता के जैसा बनना चाहता था। इसलिए हम आप समाज के यूथ से एक बार फिर से कहना चाहेंगे, और रोल मॉडल बनाना है तो महापुरुषों को बनाओ, या कोई ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसने समाज को कुछ दिया हो। केवल अगर किसी ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल बनाते हो जो केवल अपने लिए ज़िंदगी जिया, तो फिर आपका समाज के लिए कोई योगदान नहीं रहेगा। जी जी, सही बात है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी चीज़ें रखी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई, बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे लगी। मतलब ये बात आपकी सर बिल्कुल सही लगी कि अगर आपके पिता मान लो कि टेररिस्ट हैं जी, आपने उनको रोल मॉडल बना लिया, तो फिर आप भी बन जाओ। बिल्कुल। तो ये वाली बात मुझे बहुत सही लगी कि यार आप माँ बाप को बनाई, और अगर उनके बहुत अच्छे काम है तो उनसे आप प्रेरित हुई, बल्कि उसके अलावा फिर महापुरुषों को ही बना सकते हैं और उनसे बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा कीमती समय देने के लिए। और जितने व्यूवर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं चाहूँगा कि सर की एक एक बात लाखों करोड़ों की है, और उनकी बातों को सीखें, उनसे कुछ अनुभव लें, कुछ विचार करें, और उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो सर ये सारा सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और लास्ट में सर जानना चाहूँगा सर कैसा आपको सेशन रहा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो थैंक यू सर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। कट कर दीजिए।